morning student, welcome to SJI online class 7 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण विचार के अंतर्गत आज मैं आपको वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं ये समझाऊंगी और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। वर्ण विच्छेद में पहला शब्द आपका है हिमालय। तो हा हलंत प्लस छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर ई प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ प्लस या हलंत प्लस आ। अब देखिए, हिमालय शब्द में हम छोटी की मात्रा है तो ई की यहाँ पर स्वर अलग होगा। माँ में बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा अलग हुआ। ला बोलने पर लघु आ की ध्वनि निकलती है तो आ अलग होगा। या में भी आ की ध्वनि निकल रही है या अलग। तो इन वर्णों को मिलाने से शब्द बना हमारा हिमालय। इसके बाद है प्रयोग। पा हलंत प्लस रा हलंत प्लस या हलंत प्लस ओ प्लस गा हलंत प्लस आ। इन वर्णों के योग से क्या बना? प्रयोग। इसके बाद आपका अगला शब्द है पुत्र। तो पा पे छोटे की मात्रा है पा हलंत उ प्लस त्रा। त्रा आपका संयुक्त व्यंजन है तो किससे बनता है? ता और रा के संयोग से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस पुत्र। तो पा हलंत प्लस उ प्लस ता प्लस रा। तो आपका शब्द बना पुत्र। इसके बाद अगला शब्द है पार्वती। तो पा हलंत प्लस आ प्लस वा। इसके बाद आएगा आपका रा हलंत वा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस ई। इन शब्दों के योग से बना शब्द आपका पार्वती। इसके बाद है अगला शब्द बाघ। बा हलंत प्लस आ प्लस गा हलंत प्लस आ। चार वर्ण हैं। इन चारों वर्णों के योग से शब्द आपका क्या बना? बाघ। इसके बाद है उच्चारण। उ प्लस चा हलंत प्लस चा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ। तो इन शब्दों के योग से आपका बना उच्चारण। इसके बाद है केवल। का हलंत प्लस ए प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ। तो इन वर्णों के योग से आपका शब्द बना केवल। इसके बाद आपका आठवां शब्द है सुमन। तो सुमन कैसे बनेगा? सा हलंत प्लस उ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस आ। तो इस वर्णों के योग से शब्द बना सुमन। अब इसको मैं दोहराऊंगी। हिमालय हा हलंत प्लस ई प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ प्लस या हलंत प्लस आ। इन वर्णों के योग से शब्द बना हिमालय। इसके बाद है प्रयोग। पा हलंत प्लस रा हलंत प्लस या हलंत प्लस ओ प्लस गा हलंत प्लस आ। इन वर्णों के योग से शब्द बना प्रयोग। इसके बाद तीसरा शब्द है पुत्र। पा हलंत प्लस उ प्लस ता हलंत प्लस रा। तो शब्द बना आपका पुत्र। चौथा है पार्वती। पा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस ई। इन वर्णों के योग से शब्द बना पार्वती। इसके बाद है बाघ।
वा हलंत प्लस आ प्लस गा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना बाल। इसके बाद है उच्चारण, उ प्लस चा हलंत प्लस चा हलंत प्लस आ। यहाँ पे हलंत के बाद आ इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अर्ध है, तो इससे आ की ध्वनि अलग हो गई। रा हलंत प्लस आ प्लस णा हलंत प्लस आ, तो आपका शब्द बना इनके वर्णों के योग से उच्चारण। इसके बाद है केवल, का हलंत प्लस ए प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना केवल। फिर इसके बाद है अंतिम शब्द सुमन, तो शा हलंत प्लस उ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से बना शब्द सुमन। बच्चों, आप इसी अनुसार से अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर, अपने दोस्तों के नाम लिख करके उनका वर्ण विच्छेद कर फिर वर्ण संयोजन करेंगे। अर्थात वर्ण संयोजन का अर्थ होता है इनको जब हम मिलाएंगे तो एक शब्द बनता है, इन वर्णों के संयोग से शब्द बनता है। तो इसी प्रकार से आप रफ कॉपी पर नाम लिख करके वर्ण विच्छेद करते हुए वर्ण संयोजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। बच्चों, आपकी हिंदी फर्स्ट और सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी समर वेकेशन 10 जून से 25 जून तक है और जो अभी आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका टेस्ट ऑनलाइन होगा और आपको जो टेस्ट की डेट है वो आपके ग्रुप में बता दी जाएगी। दोनों चैप्टर्स की बुकलेट आप विद्यालय आकर के प्राप्त कर लीजिए तथा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। Hello my dear student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. My dear student, yesterday we completed the topic that was the first chapter, new language portion, and the topic was the sentence. It was completely completed and the exercise of this one will be provided to you very soon. And the second chapter, that is given language and grammar. That is language and grammar. It's written over here, you can see it. Look at the board. So my dear student, first we will discuss about the language. So the language that we speak, different types of the language are there, just like Hindi, English, Sanskrit. So the most prominent and foremost language is your English that we speak in day-to-day life. Fine. So what is the significant role of this one? What is the importance of this one? We will discuss it. And in which way we form it? What are the things? What are the minute things that we form? So the foremost thing is that letter, words and sentences. These are very important thing to frame a sentence. The first thing is that letter. Okay, the second one is word and the fourth one is sentence. Third one is sentence. So letter. So there are 26 letters in alphabet, A to Z, 26 letters. These are very important things. And words. So if we join those letters, if we combine those letters, so a group, a word form. If we combine those letters, so a word form. एक word form होता है उसमें. Letters. These are the letters. Okay, these are A to Z. That is 26 in number. 26. Okay, and the words. That is the combination of letters. If we join these letters and the sentence. Okay. So students, look at the board. These are 3 most important things in language portion. Very important. Without these things, without having these content, we can't use language. We can't use language. If we want to express our idea, if we want to say something to someone, if we have something into our mind and we want to express those ideas before someone, so how can we express? How can I give my opinion to some person? So
It's impossible things if we don't have these content. Okay, the first thing is letter A to Z. Fine, these are 26 letters and words. If we combine those letters, so that is your words. And if we combine those words, so that is called your sentence. Sentence. So this is the language. And language is very important thing to express our ideas and emotions and feeling before someone. If you want to say something to someone, if you want to ask some question to someone, so we have to use language. It does not matter which type of the language you are using. It does not matter which type of the things you are using to express your ideas and opinion and feeling, but the things is that you have to use your proper language in which you have command. In which you have confidence in speaking, which type of the language you are speaking before someone. Fine. So this is the part of your language portion. And grammar. What's grammar? This is called in Hindi bhasha. And this one is called in Hindi vyakaran. इसको व्याकरण बोलते हैं. So these types of the things, letter, words and sentence, how you have to frame, in which way you have to frame the sentence, and what is the structure of the sentence, how many types of the sentences are there, and how can you frame a word that gives you complete sense, how can you frame a meaningful word, how can you frame a meaningful sentence. So these are the things, these are the rules that we learn from the grammar portion, without having a knowledge of grammar, we can't do anything with these words. The same thing is that, student, if you have many things, and if you have many things and you don't know how to make tea, if you have tea, if you have sugar, you have ginger, you have milk, you have water, all these things you have, all these material you have, but you don't know how to make tea. So these things are wasted for you. And these things are nothing for you. In the same way, if you have all these things but you don't know how to frame, how to put the sentence in an arranged order, so how can you frame the sentence? How can your sentence give a meaningful sense? Fine. So a sentence is a group of words. That express your feelings and emotion, and it really gives a true sense. It really gives a correct sense. That is your sentence. So student, this is the language and grammar portion. And in language and grammar portion, some small letter and capital letters are there. So whenever we have to write the name of any person, we have to write the first letter of the word in capital. Suppose that there is a letter, there is a sentence, right? Just like Anjali sings a sweet song. Okay, so here Anjali, it's the name of the person, it's a proper noun. Anjali is the name of the person, it's a proper noun. And proper noun always started with capital letter. It's the name of the person, it's a proper noun. It denotes a particular person, it denotes an individual person. It personalizes someone, it specifies someone. Fine. So Anjali is a proper noun, and the name of the any person and the letter of the name of any person must be started with the capital letter. So here A is capital, and then after all the words must be written in small letters as is singular. This one is singular.
Okay, and another example is for you, just like Rakesh pays attention in class. Okay, so here Rakesh is the name of the person. This one, the first letter of this one is capital, and pays attention in the class. The letter of this one is small. So student, you have to know that the first letter of a person must be capital. So this is the capital letter and small letter portion that is given in your language and grammar portion, and the second one is your vowel and consonant. Vowel and consonant. Vowel, and the second one is your consonant. Okay, vowel that is called in English swar, and consonant that is called in Hindi Vyanjan. Okay, so vowels, how many vowels are there? 5 vowels are there. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are the vowel. And the remaining letter, जितने भी बाकी बच्चे लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए 21 letters are left here, so these are counted. These are counted as your consonant. Because I told you that there are 26 letters from A to Z, so 5 are your vowel, and the remaining letters are your consonant. Okay, and one more thing is for you, the words and the sentences. Whenever we use the capital letter are used whenever the sentence is started. Just like the boys are playing in the field, the boys, the first letter of the first word should be capital. And whenever we write any poem, so the first letter of a word must be in capital, and before a proper noun, just like there is a word Pandit Jawaharlal Nehru, and just like Delhi and Mumbai, name of a place. Okay, so these words must be capital, and the nouns and pronoun that we use for God, that must be in capital, and it must be also just like there is a name of reported speech. The reported speech, the first letter must be in capital, and the days of a month. Tuesday is the third day of the week. June is the hottest month of the year. We celebrate Diwali with great joy. We celebrate Diwali with great pomp and show. So we are seeing, student, that the first word of a sentence, and the first letter must be capital, and the name of any holy books, holy river, it's also be capital, and political issues, languages, subjects, and newspaper. Okay, so the first letter should be capital of these words. And student, the portion that is given on your book, use of capital letters, and the sentence and the grammar and language portion, that is completed here. Initial and abbreviation, these are the words must be written in capital, and the heading must be capital. If the name of any chapter is given, it must also be capital in letter. So student, your second chapter is also completed, and the exercise that is given over here, you have to do it, because the PDF of these exercises have been sent to you, and there is information for you that your 2 chapters are completed. 2 chapters are in literature and 2 chapters are in language portion. In language portion, you completed the sentence and the language and the grammar portion. So students, you have to go through and you have to make a revision of all 4 chapters for your unit test duty first, and the information of this one will be informed very soon, and you have to do hard work at your home to do it very correctly. So student, that is enough for you. Thank you and have a nice day. Myself Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution.
मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का अध्ययन आपने पिछली क्लास में कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.5 का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है भाग 2 और इसमें 10 पार्ट हैं। सभी लगभग एक जैसे ही हैं। इसमें केवल हम 2 बताएंगे, एक 1 वाला और एक 0 वाला। तो पहला पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 यानी 1 को 1/2 से भाग दीजिए। तो इससे भाग इसको देना है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/1/2। इसको फ्रैक्शन में कर लें, 1/1 कर लिया। अब हम इसे गुणा के चिन्ह को भाग के चिन्ह में और भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। बदलने का क्या प्रोसीजर है कि दाईं तरफ जो संख्या लिखी होती है इसका रेसिप्रोकल नोट करते हैं। तो हो गया 1, चलो 1 ही रख दो, और गुणा 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा और बराबर 2। ये आंसर प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है, 0 से 6 पार्ट में लिखा है 0 को -7/5 से, 0 को -7/5 से। अब इससे भाग देना है, तो इसमें भी वही है, 0 भाग करें -7/5। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दें तो बराबर हो जाएगा 0 गुणा 5/-7। अब इसका किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही प्राप्त होता है। एक कोई और देख लीजिए सर, इसका चलिए 10th पार्ट देख लीजिए। 10th पार्ट में है -3/13, -3/13 को -4/65 से, -4/65 से। अब भाग देना है, तो भाग देने के लिए ध्यान दें, -3/13 भाग -4/65 भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दें, -3/13 और गुणा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 65 ऊपर चला जाएगा और नीचे -4 चला जाएगा। तो पहले तो माइनस से माइनस हमको काट देना चाहिए। 13 से 65 कट जाता है, 13 एकम 13, 13 बचे 65। अब अंश का अंश के साथ गुणा कर दें, हर का हर के साथ गुणा कर दें, तो 3 × 5 बराबर हो गया 15 और बटे 1 × 4 बराबर 4, बराबर 4 × 12, 3 सही 3/4। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो और मानक रूप में लिखो। मानक रूप का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है अंश व हर में कोई कॉमन ना हो या कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे दोनों विभाजित हो सकते हो। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक पार्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड तो हो गया 10/3 भाग -35/12, 35/12। तो अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलें। पहले 10/3 गुणा, इसका रेसिप्रोकल नोट करें तो हो गया 12/-35। ठीक, अब देखिए 3 से तो 12 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 चौको 12। लेकिन 5 से 10 और 35 दोनों विभाजित हो जाते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 बराबर। अंश का अंश में गुणा करेंगे तो हो गया 8 अपान नीचे हो गया -7 या -8/7। ये आपका आंसर हो गया। लिखना चाहें -1/1/7 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सभी कर सकते हैं, एक ही जैसे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड प्रॉब्लम है, 2 संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल जो गिवन में है, क्या है तीसरे नंबर में, गुणनफल।
दिया गया है, जो दिया गया है उसको पहले मैं नोट कर रहा हूँ। गुणनफल बराबर है 15 और एक संख्या है -10, एक संख्या बराबर 10। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, ठीक है, -10 है, -10। दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, ठीक। तो अब इन दोनों का गुणा किया जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो प्रश्नानुसार -10 गुणा यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 15। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर -10 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 15/-10। 5 से ये दोनों विभाजित हो जाते हैं, तो 5 यानी 15, 5 दूनी 10 बराबर -3/2, यानी दूसरी संख्या -3/2 या -1 सही 1/2 होगी। आ गया होगा। चौथा नंबर है इसी प्रकार से, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/9 है, यदि एक संख्या -4/15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 5 नंबर भी सेम है, -1/6 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -23/9 हो जाए। छठवां नंबर भी सेम है, किस संख्या से गुणा करें कि -5/7 हो जाए। सातवां भी ऐसा ही है, गुणनफल 24, एक संख्या -8/13 है। चलो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 7, गुणनफल दे रहा है 24 और एक संख्या है -8/13, एक संख्या बराबर -8/13। तो दूसरी संख्या यानी किस संख्या से गुणा किया जाए, तो माना संख्या दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x। अब इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो हो गया -8/13 गुणा x बराबर 24 प्राप्त हो जाए। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 24 तो ऐसे ही लिख देंगे और -8/13 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा -8/13। अब इसको गुणा के चिन्ह को और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दें, तो x बराबर हो गया 24 गुणा दाईं तरफ की संख्या को ही रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो -13/8। 8 से 24 कट जाएगा। अब अगर 1 करें इसमें तो 8 × 8 = 8, 8 × 24 बराबर 13 × 39 -39 हो गया, मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका x + y, x + y बराबर नहीं, भाग का चिन्ह, भाग x - y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x बराबर 2/3, y बराबर 3/2, 3/2। तो अब इन x और y के मानों को इस व्यंजक में रखना है। तो x का मान कितना है 2/3, 2/3 और प्लस y का मान 3/2। भाग का चिन्ह लगा दें, x का मान है 2/3 और -3/2। y का मान, y और x के मान लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया है इस व्यंजक में, x की जगह x का और y की जगह y का। अब दोनों को जोड़ घटा लेंगे, यानी इधर प्लस लगाया जोड़ दें, इधर माइनस लगाया तो घटा दें। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और प्लस 2 3 6, 3 का 9 और भाग
इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 4 13/6 और भाग का चिन्ह लगाया, यहाँ कितना रह गया -5/6। भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदले तो हो गया 13/6 गुणा, नीचे वाले को ऊपर ले जाए तो -6/5। 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो गया, -1 हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 13 का गुणा -1 से करेंगे तो -13/5 और इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर लें तो -5 दूनी 10, 3/5 और ये आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 7 सही 2/3 मीटर रस्सी की कीमत 12 सही 3/4 रुपए है। 1 मीटर रस्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो रस्सी की कुल लंबाई कितनी है, 10 नंबर है। रस्सी की लंबाई बराबर है 7 सही 2/3 मीटर, 7 सही 2/3 मीटर और कीमत क्या है, मूल्य बराबर है 12 सही 3/4 रुपए, 12 सही 3/4 रुपए। अब कह रहा है 1 मीटर रस्सी का मूल्य आपको बताना है। तो 7 मीटर रस्सी का मूल्य इतना है तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य यानी इससे भाग देना होगा। तो मूल्य में से मीटर का भाग दे दिया जाए तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य, 1 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर कितने रुपए में है, 12 सही 3/4 रुपए की रस्सी है पूरी और है कितनी, तो भाग दे दें 7 सही 2/3। इसको साधारण भिन्न में बदल लें तो बराबर हो गया 12 चौको 48 और 3 51/4 भाग 7 त्रिका 21 2 23/3। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलें तो बराबर हो गया 51/4 गुणा 3/23। तो अब हमको चूंकि कोई कैंसिल हो नहीं रहा है इसलिए अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं, हर का हर के साथ। तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 और बटे 4 का इसमें कर दें तो 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौको 92। इतने रुपए हो गया। ठीक, इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखना है तो 1 सही और 153 में 92 को घटा करके आप मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। यानी 1 मीटर रस्सी का मूल्य आपको मिल गया 153/92 रुपए। इसी प्रकार से 11 है 2 सही 1/3 मीटर कपड़े की कीमत 75 सही 1/4 रुपए है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। तो ये भी आप कर सकते हैं। -13/16 को किस संख्या से भाग किया जाए कि -11/4 प्राप्त हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही कई क्वेश्चन आप करके आए हैं। तो 13 नंबर है 65/12 और 8/3 के योग को उनके अंतर से भाग करो। तो पहले योग ज्ञात करें दोनों संख्याओं का और अंतर भी ज्ञात कर लें और फिर भाग दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 13, 14 एक जैसे हैं। तो 13 नंबर में है 65/12, 65/12 और 8/3 के योग और अंतर। तो पहले तो यहाँ लिखे हम योग, यहाँ हम योग ज्ञात कर रहे हैं और इधर हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 65/12 और प्लस योग ज्ञात करने के बाद प्लस करें 8/3। अंतर क्या है, अंतर भी इनका इसी से लिखते 65/12 और -8/3। इसमें एलसीएम लेंगे तो 12 ही रहेगा, क्योंकि 3 से 12 विभाजित हो जाता है।
तो यहाँ तो केवल 65 रह जाएगा और प्लस 3 चौको 12 4 अट्ठे 32 आ जाएगा और बराबर अब इन दोनों को जोड़ के लिख देना चाहिए। 5 2 7 और 6 3 9 97/12। अंतर में भी एलसीएम क्या होगा 12, तो यहाँ रह जाएगा 65 और माइनस 3 चौको 12 4 अट्ठे 32, घटा देते हैं इसको। तो 5 में 2 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा और 6 में 3 कम करेंगे तो 3 रह जाएगा, 33/12। अब कह रहा था योग को उसके अंतर से भाग दो, तो इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है। तो प्रश्नानुसार 97/12 और भाग 33/12 बराबर। अब पहले तो गुणा भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो बराबर 97/12 और गुणा 12/33। ठीक, तो 12 से तो 12 कैंसिल हो गया और अब ये न तो ये 97 न तो 3 से कट रहा है न 11 से कट रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 97/33। मिश्र भिन्न में लिखना हो तो लिख सकते हैं 33 का भाग इसमें दे दें, 3 बार हो जाएगा नहीं 2 बार जाएगा, तो बराबर 2 सही। 33 तिरका 99 यानी 31 बचेगा, 31/33। ये आपको आंसर मिल गया। 14 नंबर पे भी ऐसे ही है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों इस क्लास में बस यही है, आगे नेक्स्ट क्लास में नए क्लास में 7th क्लास तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.6 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान क्या होता है पहले तो ये जानने की जरूरत है। निरपेक्ष मान का मतलब है चिन्ह रहित मान, चिन्ह रहित मान। मतलब इसके आगे चिन्ह ना हो तो संख्या धनात्मक होगी। अब जैसे देखिए सपोज दैट अगर हम x निरपेक्ष मान का ये चिन्ह है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है, अगर इसके आगे माइनस लगा है तो इज इक्वल्स टू निरपेक्ष मान की वैल्यू 1, यानी निरपेक्ष मान से बाहर निकलने वाली संख्या सदैव धनात्मक होती है। तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के में कई पार्ट हैं। 1 में आपके 5 पार्ट। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में है आपका 12/23 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो बराबर 12/23 चिन्ह रहित मान मिल गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट में है -15/11, तो ये भी निरपेक्ष मान है इक्वल्स टू, चूंकि निरपेक्ष मान से बाहर आने वाली संख्या चिन्ह रहित यानी 15/11 निरपेक्ष मान ही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब इनमें 2 संख्याएं हैं यानी कि गुणा करेगा या जोड़ने वाली होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट 7/-12 गुना 24/5 और इसको निरपेक्ष मान के अंदर ऐसे बंद कर देंगे। अब हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद ही निरपेक्ष मान के बाहर निकालेंगे। तो इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 12 से 24 कट जाता है, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, माइनस को हम इधर लगा देंगे या माइनस को नहीं लगाओ, -1 और ये इसको अभी भी निरपेक्ष मान में रखेंगे। अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया और बटे 1 -1 का 5 से करेंगे तो -5 हो गया। अब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो निरपेक्ष मान हटाने के लिए चूंकि मान चिन्ह रहित होता है तो
14/5 और ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 दो क्वेश्चन और हैं, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सरल कीजिए। अब 3 का फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। अब अभी मल्टीप्लाई करके आए हैं, अब ये माइनस प्लस वाले हैं, तो निरपेक्ष मान है 3/5 और माइनस 2/3। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही बाहर निकालना है। तो a इक्वल्स टू निरपेक्ष मान लगाया, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 5 3 15। 5 से भाग देंगे 15 में, 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का 9, और 3 से भाग देंगे 15 में तो 3 बचे 15, 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा -10 और निरपेक्ष मान को इसको सॉल्व कर लिया तो ये आगे हो गया। 9 में से 10 को घटाएंगे तो एक माइनस का 1 बचेगा और बटे 15, लेकिन अभी भी निरपेक्ष मान के अंदर है। अब बराबर निरपेक्ष मान से बाहर आने वाली संख्या प्लस में ही होगी तो 1/15 शायद आ गया होगा, ये इसका मान है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 3 में 4, 5 पार्ट हैं, तो सभी एक जैसे हैं, आप कर सकते हैं। एक क्लास वाला आप करते हैं इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में आइए, -9/-8 9/-8 इंटू निरपेक्ष मान 7/3 और -2। तो इसके बटे 1 कर दें और ये निरपेक्ष मान के अंदर। तो पहले हमको इस ब्रैकेट निरपेक्ष मान को सॉल्व करना है। तो इज इक्वल्स टू 9/-8 इंटू निरपेक्ष मान लगाया और इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 रह जाएगा, और -1 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू आप फिर से 9/-8 इंटू निरपेक्ष मान 1/7 में से 6 को घटा देंगे तो 1/3 हो गया, लेकिन प्लस का है। अब ये निरपेक्ष मान से बाहर आएगी संख्या तो धनात्मक ही होगी। तो इज इक्वल्स टू 9/-8 इंटू 1/3। ये कैंसिल भी हो सकता है, 3 एकम 3 3 का 9, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो बराबर 3 हो गया और बटे नीचे माइनस का 8 हो गया। तो अब हमको माइनस को अंश में लगाना चाहिए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं -3/8 और ये आपका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x की 3 वैल्यू है, 11/8 -7/15 -15/23 लेकर जांच कीजिए कि -x निरपेक्ष मान के अंदर -x बराबर x ये मान है। तो आप चूंकि सभी को निरपेक्ष मान के अंदर बंद करेंगे, चाहे धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, बाहर आने वाली संख्या सदैव धनात्मक ही होती है। फिर कह रहा है निम्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है x इक्वल्स टू -5/9 एंड y इक्वल्स टू 2/3। अब इसको जांच करके बताना है। जांच क्या करनी है, निरपेक्ष मान x प्लस y इज स्मॉलर देन 3। निरपेक्ष मान x और प्लस निरपेक्ष मान y, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसको x की जगह पे x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x है आपका -5/9 और प्लस 2/3 निरपेक्ष वैल्यू हो गई।
स्मॉलर देन x की वैल्यू -5/3 5/9 और प्लस y की निरपेक्ष वैल्यू 2/3 ऐसा है। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम क्या होगा 9, यानी 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक 9 से भाग देंगे, 9 1 9 तो माइनस का 5 हो गया और प्लस 3 त्रिका 9 3 गुनी 6 निरपेक्ष मान में 1 हो गया और एक स्मॉलर देन। अब इसको भी निरपेक्ष मान से बाहर निकालना है तो बाहर निकलने वाली संख्या चिन्ह रहेगी यानी धनात्मक हो जाएगी तो 5/9 और प्लस 2/3 इसका निरपेक्ष मान हट गया। इसको घटा लेंगे तो ये हो गया 1/9 और धनात्मक है निरपेक्ष मान से बाहर आएगी तब भी ये धनात्मक रहेगी और ये साइन नोट कर दिया। इसमें एलसीएम क्या हो गया तो 9 हो गया 9 5 प्लस 6 3 दूनी 6 और 3 का 9 और 6 1/9 इज smaller than 11/9 रूट यही आपको प्रूव करना था। तो आप आगे इसमें 2 पार्ट और हैं ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में जांच करें। अब मल्टीप्लिकेशन में ये चीज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये था प्लस और माइनस का, अब है मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर 6 तो x की वैल्यू है -3/5 x is equals to -3/5 and y equals to है -4/7 y equals to -4/7 और आपको प्रूव क्या करना है निरपेक्ष वैल्यू आपको पहले तो लिखनी तो x into y is equals to x into y ये निरपेक्ष मान है। तो पहले x का मान हमारे पास क्या है -3/5 तो -3/5 into -4/7 निरपेक्ष मान और इज इक्वल टू x की वैल्यू है -3/5 into y की वैल्यू -4/7 तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 3 चौको 12/7 पंचे 35 निरपेक्ष मान से चूंकि धनात्मक है बाहर आएगी तब भी आपकी संख्या यही होगी इज इक्वल्स टू इसमें देखें तो निरपेक्ष मान से बाहर आने वाली संख्या धनात्मक होगी तो 3/5 हो गया और गुना 4/7 हो गया तो ये 12/35 हो गया और बराबर 3 चौको 12/35 हो गया तो दोनों बराबर हो गए बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या कोई परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान -1 हो। तो निरपेक्ष मान से जो बाहर संख्या होती है उसका मान सदैव धनात्मक ही होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए ये गलत लिखा मतलब नहीं होगा 0। 8वां नंबर है क्या कोई परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो 0 हो सकता है बट 0 का ही 0 हो सकता है किसी और संख्या का 0 नहीं हो सकता। ठीक तो एक्सरसाइज आपकी 2.6 कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 2.7 में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक के बजाय यहाँ 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 3 और 4 दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 तक की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि
1/2 ब्रैकेट a प्लस b। तो a प्लस b के बीच में संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर a क्या है 3 और b क्या है 4। तो बराबर 1/2 ब्रैकेट a की जगह में लिख दिया 3 और प्लस b की जगह लिख दिया 4 बराबर, इनको जोड़ दिया तो 4 3 7 हो गया बराबर 1 से गुणा कर दिया तो 7/2। पैटर्न क्या हो गया 3, 7/2, 4। अब हमको ग्रुप ये मिल गया। ठीक, अब पुनः अगर हमको अभी एक संख्या और ज्ञात करनी, चूंकि दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो चाहे 3 और 7/2 के बीच में ज्ञात कर लें या 7/2 और 4 के बीच में कोई संख्या ज्ञात कर लें, जहां आपको ठीक लगता हो वहां ज्ञात कर लें। लेकिन फार्मूला यही होगा 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। अब b आपका यहाँ क्या होगा, ये तो आपका 3 है, b 7/2 होगा, तो इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस 7/2। फिर से इक्वल 1/2 ब्रैकेट, इसमें अपान 1 करेंगे और एलसीएम क्या होगा 2, तो 1 से विभाजित करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 के 6 हो गया और प्लस 2 एकम 2 7 हो गया, तो बराबर 1/2 गुणा 7 6 13 और बटे 2 बराबर गुणा कर दें तो 13 एकम 13 और 4 13/4। पैटर्न क्या हो गया संख्या, दो संख्याएं हमको मिल गई। पैटर्न लिखना है 3, अब चूंकि ये संख्या जो मिली है 3 और 7/2 के बीच में यही आएगी, तो होगा 13/4 और 7/2, 4। तो ये दो संख्याएं आपको बीच में 3 और 4 के मिल गई। यानी अगर हमको 3 तक इस 3 संख्याएं बीच में ज्ञात करनी हो तो इस पैटर्न का प्रयोग करना ही होगा। और अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर, अब जिसमें ज्यादा संख्याएं ज्ञात करनी होगी, जैसे इसने लिखा -1 और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक एक जैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 -1 और 3/2, -1 और 3/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अब चूंकि 3 से ज्यादा है तो हम अपने पैटर्न को चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे -1/1 और 3/2। केवल हमने इसमें 1/1 कर दिया है, ये जैसी थी वैसी है। सबसे पहले तो हम दोनों संख्याओं के हरों को समान करते हैं, तो इसका हर 2 है, यहाँ 1 है, तो इस हर में क्या कर दिया जाए 2 से गुणा कर दिया जाए, तो इसमें कर दें 2 और गुणा 2, तो आपको मिल रहा है -2/2 और 3/2। हर समान हो गए। अब संख्या देखिए -2 हो गई और ये 3 हो गई, संख्या रेखा में देखो ऐसे, यहाँ पर 0 होगा तो 1 2 3, -1 -2, तो देखो -2/2 की वैल्यू हो गई 1। तो आप देखेंगे क्या क्या हमको संख्याएं मिल रही हैं, -1 के बीच में 0 मिल रहा है और फिर 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब संख्याएं और भी इस तरीके से, जैसे आप यहाँ नोट करेंगे तो -1/2, 0, 1/2, 2/2 की वैल्यू 1 हो गई, फिर इसके बाद 3/2 हो गई, 3/2 और -1। आप देख सकते हैं ये 4 संख्याएं इसके बीच में मिल रही, तो हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3/8 और -1/2 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, 3/8 और -1/2 के बीच
कितनी 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हरों को समान करना है। तो यहाँ हर 8 है, यहाँ 2 है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, 4 से गुना कर दें तो दोनों हर समान हो जाएंगे। तो 3/8 फिर और -1/2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अंश बाहर दोनों में करेंगे, जो भी गुना करेंगे। तो संख्या हो गई हमारे पास 3/8 और -4/8 हर समान हो गए। अब इनका विस्तार देख लेते हैं कि 3 और -4 के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल सकती हैं। तो फिर से आप संख्या रेखा देख लीजिए, ये 0 हो गया और 1 2 3, ये 3 हो गया, 2 1 और -4 तक -1 -2 -3 और -4। चूंकि इन्हीं के बीच में हमको संख्या ज्ञात करनी थी, इन दोनों में। तो देखिए कौन कौन सी संख्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 और 6। हमें अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको सभी संख्याएं मिल जाएंगी। तो अब -4/8 के बीच में क्या चलेंगे, -3/8 कामा -2/8 कामा -1/8 कामा 0 कामा 1/8 कामा 2/8। 6 संख्याएं मिल गई। देखिए यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ही आपको ज्ञात करनी थी। अगर ये संख्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं, मान लो एक ऐसा करने पर नहीं मिल रहा है, तो इनमें हम इन रेंज को और बढ़ाते हैं, 2 से और गुना कर देते, इसमें भी 2 से गुना कर देते, तो रेंज बढ़ जाता है। यानी आंसर आपको इसका मिल गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर सभी सेम इसी तरीके से, किसी में 5 किसी में 8 किसी में 10 इस तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, इसमें 10 संख्याएं याद करिए। तो -4/11 और 7/11 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 4 मैंने दोनों के हाथ तो समान है, तो अब हमको पहले से ही चेक करके देख लेना है -4 और 7 के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 संख्याएं मिल रही हो। तो फिर से हम संख्या रेखा देखेंगे, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक है ये, और इसमें -4 तक, तो -1 -2 -3 -4। अब बीच की संख्या यानी इसको और इसको हटा दें, बाकी संख्याओं को काउंट कर लें। अगर आपके 10 मिल रही हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी मिल रही हैं, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर समान ही है। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, -3/11 -2/11 -1/11 0 1/11 2/11 3/11 और 4/11 5/11 6/11। अब काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरी सभी संख्या हमको मिल गई जिनकी जरूरत थी। तो आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई। इसमें से एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये संख्याएं ऐसे नहीं मिलती हैं, तब आपको क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3/4 और 4/5 के बीच में मान लो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती, 5 संख्याएं ज्ञात करनी होती, तब हम क्या करते, तब इनके हरों को पहले समान करते। तो हर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें करते हैं। तो 3/4 गुना 5 गुना 5 और 4/5 गुना इधर लगाए 4 गुना 4, इस तरीके से गुना करके लिखा। तो कितना हो गया, 5 तिहाई 15/20 और 4 चौको 16/20।
अब ये लगातार संख्याएं हैं, 15/20 और 16/20 हर समान तो हो गए, लेकिन अभी भी हमको कोई संख्या इसके बीच में नहीं मिल रही है। तो जितनी संख्याएं निकालनी हो, 5 निकालनी है तो 5 + 1 करें, समझ रहे हैं, 5 + 1 यानी = 6। तो इन दोनों संख्याओं में अंश बाहर में 6 से गुणा करते हैं तो इसका रेंज है। तो 15/20 × 6 × 6 और 16/20 × 5 × 6 × 6 ऐसे करें। तो 15 छक्का 90, 90/120 और 16 छक्का 96, 96/120। अब अगर हम देखते हैं तो हमें संख्याएं 5 मिल जाएंगी। कौन कौन से भाई? 91/120, 92/120 और 93/120, 94/120 और 95/120। 1 2 3 4 5 संख्याएं मिल गई हमको। तो जब हर समान होने के बाद अगर लगातार नंबर आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए, तो जितनी संख्याएं याद करनी हो उसमें से एक जोड़ करके और फिर दोनों संख्याओं के अंश बाहर में गुणा कर देते हैं, इनका विस्तार बढ़ जाएगा और हमें जितनी संख्याएं याद करनी हो उतनी संख्याएं याद हो जाएंगी। तो बच्चों, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तो बस इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज आपको मानचित्र कार्य कराऊंगी, जिसमें मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी भारत की नदियाँ। तो बात करते हैं, देखिए भारत का मानचित्र है, तो हम बात करते हैं कि भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पॉइंट बना हुआ है ये हमारा है मानसरोवर। तो इसमें कौन सी नदी है बच्चों? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी हमारी मानसरोवर से निकल के ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है बच्चों? ये हमारी अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। तो सिंधु नदी हमारी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है बच्चों? ये मानसरोवर से निकलती है और ये हमारी होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर होते हुए ये हमारी कहाँ चली जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो ये देखिए, ये जो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सब हमारी कौन सी नदियां हैं बच्चों? सिंधु नदी की ये ट्रिब्यूटरीज है, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो ये सब नदियां हमारी कहाँ गिरती हैं बच्चों? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ये देखिए आपके राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी। ये एक ऐसी नदी है जो किसी भी महासागर में नहीं गिरती है, ना अरब सागर में गिरती है, ना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है बच्चों? ये गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में गिरती है, ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इज इट क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये हमारी है गुजरात में नर्मदा, ताप्ती नदियां। ये देखिए नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है और उसके बीच में जो पहाड़ी है उसको हम लोग कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बोलते हैं बच्चों? सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंधु नदी है और जो उसकी सहायक नदियां कहाँ गिरती हैं बच्चों? अरब सागर में गिरती हैं। एक नदी जो है लूनी, वो एक ऐसी नदी है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर कहाँ गिरती है बच्चों? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब देखिए, अब इधर आइए, हम यहाँ बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारे तिब्बत में एक नदी है सापो नदी, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ये जो सापो नदी, इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं बच्चों? सापो नदी कहते हैं। लेकिन जब ये नदी हमारी भारत में प्रवेश करती है, जब ये नदी भारत में आती है, तो इस नदी का क्या नाम हो जाता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। क्या इसका नाम हो जाता है? तिब्बत में इस नदी का नाम होता है सापो नदी, लेकिन भारत में प्रवेश करने पर इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है। फिर भारत से जब ये बांग्लादेश आती है, तब इस नदी का क्या नाम हो जाता है बच्चों? यमुना नाम हो जाता है।
एक ही नदी के 3 नाम हो जाते हैं। तिब्बत में इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सापो नदी। और ये नदी जब हमारे भारत में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर भारत से जब ये बांग्लादेश में आती है तब इस नदी का नाम हो जाता है बच्चों यमुना। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं गंगा। गंगा नदी जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकल के ये कहाँ चली जाती है बच्चों, ये हमारे बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है बच्चों पद्मा। क्या नाम हो जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम, पद्मा हो जाता है। इज इट क्लियर? और यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर प्रयाग में जाकर, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इज इट क्लियर? तो दोनों नदियां कहां से निकलती हैं बच्चों, दोनों नदियां हमारी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से इनका प्रादुर्भाव होता है। तो गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में जाकर क्या नाम हो जाता है, गंगा नदी का पद्मा नाम हो जाता है। और जो हमारी यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है और इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने बताया था कि जमुना नदी है, जमुना नदी का क्या नाम था, तिब्बत में इसका नाम क्या होता है बच्चों, सापो नाम होता है। और भारत में प्रवेश करने पर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और भारत से जब वो बांग्लादेश में वो नदी आती है तो उसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, यमुना हो जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा और यमुना नदी मिलकर एक डेल्टा बनाती है जिसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों, सुंदरबन डेल्टा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब हम आगे बात करते हैं उड़ीसा में हमारी नदी है महानदी। तो इसमें हमारा क्या बच्चों, कौन सा डैम बना है, हीराकुंड बांध बना है। इसी नदी पर हमारा कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध बना है। ये महानदी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं, नीचे देखिए आएगी गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी के नीचे आई है कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर पे हमारा कौन सा डैम बना है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर हमारा बना। कृष्णा के नीचे ही हमारी आ रही है तमिलनाडु में कावेरी नदी। तो ये हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं सब। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी के नीचे फिर कृष्णा फिर कावेरी। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, भारत की नदियां हो। इज इट क्लियर? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां, ये सब नदियां कहाँ गिरती है बच्चों, अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है, पद्मा। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसी तरह तिब्बत में जो नदी है हमारी उसको तिब्बत में सापो बोलते हैं, भारत में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में उसको यमुना बोलते हैं। यानी एक ही नदी के 3 नाम हैं। तो ये सब नदियां हमारी जो है ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां क्या करती हैं बच्चों, ये सब नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये सब नदियां हमारी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश से। पहले मैंने आपको समझाया था भारत की नदियां, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, ये भारत के हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर। ये हमारा जम्मू कश्मीर और ये हमारा क्या होगा बच्चों, लद्दाख। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़। ये हमारा हो गया चंडीगढ़। देन दिल्ली, फिर हमारा आता है दमन दीव। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा हो गया दमन दीव। और उसके बाद हमारा आता है बच्चों दादर व नागर हवेली। तो ये हमारा हो गया दादर व नागर हवेली। और ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या है बच्चों, लक्षद्वीप। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लास्ट में हमारा आता है
दिल्ली, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पुडुचेरी। सो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये सब हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश। सब क्या हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। सो हियर वी कंक्लूड our last class. There will be summer vacation from 10 June to 25th June. Collect your textbook from school within above mentioned period. Thank you. हेलो क्लास, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर सेकंड दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग थी वो गुलाम वंश माने गुलाम वंश से हुई। गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद लोधी वंश माने लोधी वंश का आगमन हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं लोधी वंश की। तो तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद भारत में लोधी वंश का आगमन हुआ। इनका जो समय काल था वो 1451 से 1526 तक था। माने लोधी वंश जो था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो हम ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश के बाद तैमूर माने तैमूर भारत पर आए, या तैमूरों के आक्रमण के बाद माने तैमूर का भारत में माने कई शासन रहा, और तैमूरों के आक्रमण के बाद दिल्ली में एक नया राजवंश उजागर हुआ। माने दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, वह लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। सन 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी दिल्ली का प्रथम शासक बना। माने बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और बहलोल लोधी दिल्ली का प्रथम शासक बना। बहलोल लोधी माने बहलोल लोधी का समय कितना था, तो बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से 1489 था। माने 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी का शासन था। ये क्या था, उदार तथा पवित्र शासक था। माने बहलोल लोधी कैसा था, उदार व्यक्ति था तथा पवित्र शासक था। माने इसमें किसी भी तरह की कोई भी माने कठोरता या किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं था। बहलोल लोधी शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। माने बहलोल लोधी के शासन काल में शांति और कानून की व्यवस्था थी। माने कानून माने एक नियम माने जो भी कार्य होते थे वो कानून की व्यवस्था के अनुसार होते थे, तथा जो भी शासन था वो शांतिपूर्ण था। तथा हम ये कह सकते हैं कि ये क्या था, लाहौर माने लाहौर का सूबेदार था। यानी बहलोल लोधी लाहौर का सूबेदार था। तो हम ये कह सकते हैं कि बहलोल लोधी जो था माने वह उसे दिल्ली की राजगद्दी माने दिल्ली की राजगद्दी अंतिम सैयद अलाउद्दीन शाह आलम से मिली थी। माने दिल्ली के शासन पर जब वह बैठा या दिल्ली पर जब सिंहासन पर बैठा तो अंतिम शासक उस समय सैयद अलाउद्दीन शाह आलम था, या उसे यह गद्दी अलाउद्दीन शाह आलम से मिली। इसकी मृत्यु किसकी, बहलोल लोधी माने बहलोल लोधी की मृत्यु 1488 ईस्वी में हुई थी। माने बहलोल लोधी की मृत्यु 1488 में हुई। बहलोल लोधी के बाद अगला जो शासक था वो क्या था, सिकंदर लोधी यानी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो समय था वो 1489 से 1517 तक था। माने 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी माने सिकंदर लोधी का शासन था। सबसे प्रमुख सुल्तान माने लोधी वंश का सबसे प्रमुख सुल्तान सिकंदर लोधी था, तथा इसने क्या किया था, कुलीन व्यक्ति माने जो भी उस समय नोबल पर्सन थे, कुलीन व्यक्ति थे, उच्च व्यक्ति थे, उन सबको इसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये माना जाता है कि सिकंदर लोधी उस समय के नोबल पर्सन तथा कुलीन व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में ले रखा था।
सिकंदर लोदी यानी सिकंदर लोदी के बाद अगला जो शासक था वो क्या था? इब्राहिम लोदी। यानी इब्राहिम लोदी भी क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। माने लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 तक था। माने 1517 से 1526 तक था। ये क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। माने इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके जो भी नियम थे वो कैसे थे? कठोर थे। माने इब्राहिम लोदी एक कठोर प्रवृत्ति का, क्रूर तथा अलोकप्रिय। माने क्रूर था इससे लोग इसे प्रिय माने प्रिय नहीं थे, या लोगों के लिए ये क्या था? अलोकप्रिय था। माने लोग इससे प्रिय नहीं थे। तथा लास्ट में पानीपत के युद्ध में हार के बाद, माने पानीपत के युद्ध में जब इसकी हार हुई तो 1526 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। माने 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश पूरी तरह से पतन में था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो चुका था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का ही माना जाता है। यानी 1206 से 1526 का जो टाइम था वो क्या था? दिल्ली सल्तनत था। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पतन। दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हो गया? क्या क्या रीजन थे, कितने कारण थे जिससे दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ? तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो क्या करते थे? अपनी सेना के बल पर ही भारत में उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और हमेशा ये प्रजा यहाँ की प्रजा को, तथा उन्होंने कभी भी यहाँ की प्रजा यानी भारत की प्रजा और जनता पर कभी भी विश्वास और प्रेम नहीं दिखाया। कुछ सुल्तान ऐसे थे जो क्रूर और कठोर नियम वाले थे, इससे भी दिल्ली की सल्तनत के पतन का कारण था। कुछ शासक ऐसे थे जो उच्च कुलीन मुस्लिम भी थे, इसलिए सल्तनत काल के पतन का कारण था। कुछ दिल्ली सल्तनत काल में ऐसे शासक थे जो उस समय की किसी डेवलपमेंट किसी भी विकास पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण था। तथा मोस्टली जितने भी शासक थे उनका केवल अपना बलपूर्वक अपने बल का केवल प्रवर्तन केवल बल दिखाना था, और लोगों पर केवल अपना क्रूरता से शासन करना था। इसलिए धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत का पतन होता गया, और जितने भी यहाँ के जागीरदार थे वह शक्तिशाली बन गए, और फिर से दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 के बीच पूरी तरह से अंत हो गया था। छात्रों, मैंने आपको पार्ट 2 दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया है। अगला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगले टर्म पे पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बच्चों, मैंने आपको इतिहास में चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपको अपनी टेस्ट के लिए आपको तैयार करना है। आपका समर वेकेशन जो है वो 10 जून से 25 जून तक है। आपके जो नोट्स हैं यानी चैप्टर 1 और 2 वो आपको स्कूल कैंपस से मिल जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। थैंक यू। सुस्वागतम। मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी क्लास 7 हिंदी मीडियम को व्याकरण से संबंधित कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। बच्चों, आपके लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद भी जो व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझाने जा रही हूँ, इन्हें आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में ही लास्ट पेज में नोट करें, फिर आगे कभी डिटेल में इन्हें समझाना है। तो अनुवाद की तालिका आप बना चुके हैं। इसी श्रृंखला में आगे देखें, कारक के चिन्ह हैं ये विभक्ति है, ये कारक है और ये चिन्ह है। विभक्तियां प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं, आपको पता है।
और उसी के सामने कारक लिखा है, फिर चिन्ह लिखा है। आपको ऐसे लर्न करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। संबोधन कारक, संबोधन जो है वो कारक में शामिल नहीं होता। तो ये कारक के चिन्ह भी आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हाँ पहले ये भी समझ लीजिए, पठनीयम स्मरणीयम चा जो मैंने लिखा है ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है। इट मीन्स पढ़ने योग्य और याद रखने योग्य, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी है और याद रखनी है। अब आपको पठ धातु 5 लकारें, ये लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। पठ धातु की ये 5 लकारें भी लर्न करनी है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए, लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में। तो बच्चों ये तो तीनों काल हो गए, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये जो है लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञार्थक का मतलब क्या होता है? आज्ञा दिए जाने के अर्थ में या आदेश दिए जाने के अर्थ में। जो वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, वहां हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम अपने घर जाओ, तुम सो, तुम खेलो, तुम अपने विद्यालय में अपना पाठ याद करो, अपनी पुस्तक को देखो। ये सब क्या है? आदेश दिए जाने वाले। या इस चित्र को देखो, तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं? आज्ञा दी जा रही, आदेश दिया जा रहा है, वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जहां चाहिए अर्थ वाले सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पठ धातु की 5 लकारें याद करनी है जो आपकी बुक में होंगी। शब्द रूप देखिए, इसके बाद शब्द रूप कौन कौन से लर्न करने हैं? राम, बालिका, हरि, भानु, नदी। ये 5 स्वरों के रूप हैं, अलग अलग स्वरों के। तो इन 5 से ही आप कितने भी असंख्य रूप बना सकते हैं, इनसे रिलेटेड, इन स्वरों से संबंधित। जैसे राम अकारांत, माँ में कौन सा स्वर निकला? राम, यानी अकारांत है, ये अकारांत पुल्लिंग है। बालिका, बालिका तो आकारांत है, बड़ा दीर्घ, आकारांत स्त्रीलिंग। हरि इकारांत ईश्वर है, इसको हम बोलेंगे कैसा शब्द है? इकारांत पुल्लिंग। भानु उकारांत है, पुल्लिंग। और नदी ईकारांत स्त्रीलिंग। तो ये 5 स्वर के रूप भी अलग अलग जो है वो 5 स्वरों के ये शब्द रूप याद करिए। तो जब बच्चों आप इतना सब कुछ तैयार कर लेंगे तो आपको संस्कृत के अनुवाद समझने में बहुत आसानी होगी। और जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा ना, तो आप जो बुक पढ़ते हैं उसका अर्थ भी बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए आप इसे पढ़ें, याद करें, इसका अभ्यास करें, तब संस्कृत बहुत आसान लगेगी आपको। समझ में आया ना बच्चों? और अनुवाद तालिका के अनुवाद आप कर चुके होंगे, जो मैंने बोला था कि ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से आप अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं संस्कृत में, और आपको ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि संभवतः जून के आखिरी सप्ताह में आपकी मासिक परीक्षा हो। इसलिए आप अपने मासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें इन 2 चैप्टर से। और आपका ग्रीष्मावकाश 10 जून से 25 जून तक है। और बच्चों आपने जो ये 2 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, तैयार किए हैं, इनकी एक बुकलेट भी आपके विद्यालय में उपलब्ध है, और आकर के आप वो बुकलेट ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद।
myself Rakesh Kumar, science teacher of group of Shivaji Institution. साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में चैप्टर अम्ल, क्षार व लवण में अम्ल के बारे में अध्ययन किया था। आज क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? क्षारक ऐसे यौगिक को कहते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है। क्षारक ऐसे यौगिक को कहते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है। एवं ये बहुत ही कोई क्षारक तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं और कुछ अविलेय भी होते हैं। पूर्णतः ये विलेय नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विलेय होते हैं। कभी कभी ये अभिक्रिया में वस्तु के ऑक्साइड भी बनाते हैं। यानी क्षारक कभी कभी अभिक्रिया में किसी भी वस्तु का ऑक्साइड भी बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने में देखिए, जैसे Mg+O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसको क्या कहोगे? मैग्नीशियम प्लस इसको कहोगे ऑक्सीजन O2। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यानी जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो ऐसे रात प्राप्त होती है वो होती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 इधर करना होगा, 2 इधर भी करें तो ये तब ये बैलेंस होगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम MgO पानी के साथ क्रिया करता है। यानी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया तो MgO प्लस H2O ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो गया पानी या जल। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg। OH का ये बना देता है। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारा लिखने का उद्देश्य ये था कि कभी कभी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और क्षारीय पदार्थ बना देते हैं, और कभी कभी ये ऑक्साइड से जुड़कर, किसी धातु के ऑक्साइड से जुड़कर और पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी क्षार का कौन सा ग्रुप हो गया? OH, और ये माइनस होता है। तो
क्षार का ग्रुप कौन सा है, जिस OH ग्रुप है और वो भी माइनस का, ये सिंबल है इसका क्षार का। ठीक है, तो अब क्षार भी कई प्रकार के होते हैं, मतलब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षारों के प्रकार में देखते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षारक भी प्रबल एवं दुर्बल। क्षारों में अब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार तो प्रबल क्षार धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और वो ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। जो धातुओं से क्षार बनते हैं वो मोस्टली या मुख्यतया प्रबल क्षार होते हैं, जैसे KOH, यानी प्रबल में कौन कौन से हैं? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो प्रबल क्षार हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। वैसे सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये सोडियम पानी के साथ तेज आवाज के साथ जलता है। अगर सोडियम को पानी में रखे टब में फेंक दिया जाए उस बड़े टुकड़े को, तो पानी में आग लगा देगा और बड़ी तेज आवाज के साथ धड़ाम की आवाज करके और जल जाएगा। तो ये सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये प्रबल क्षार है। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से अब क्षारों का उपयोग कपड़े साफ करने वाला साबुन बनाने आदि में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ये क्षार बुझते किसमें हैं? ये प्रोटीन के साथ बुझते हैं। जैसे किसी के बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में भी एसिड होता है और क्षार भी होता है। तो अगर ये कोई यानी क्षार अगर आपके स्किन में कहीं पर पड़ जाता है, तो आपको उसको बुझाने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको उस पर प्रोटीन का लेप करना चाहिए। अब प्रोटीन मिलता किसमें है? प्रोटीन जैसे दालों में मिलता है। तो जैसे चने की दाल का पिसा हुआ बेसन, उसको आप डाल सकते हैं। दूध की मलाई, दूध में जो मलाई पड़ती है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है और एल्ब्यूमिन पाया जाता है, तो उसको भी आप लेप कर सकते हैं, जिससे क्षारों का प्रभाव कम हो सकता है। तो इस प्रकार से क्षारों के प्रभाव को भी देख लिया। चलिए अब क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के भौतिक गुण क्या है? क्षार त्वचा पर गिरने पर फफोले बना देते हैं। कहीं त्वचा में गिर जाए तो फफोले हो जाएंगे, जैसे जल जाते हैं लोग। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। ये लिटमस, लाल लिटमस को नीला करते हैं। यानी क्षारों को आप पहचानेंगे कैसे? क्षारों को पहचानने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षार छूने पर साबुन की तरह
चिकने होते हैं। इनको अगर आप टच करेंगे, छुएंगे तो ये साबुन जैसा चिकना होता है, साबुन के जैसे ये चिकने होते हैं। प्रबल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे चूने का पानी कहते हैं, चूने का पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्षार है। ठीक है, तो बच्चों क्षारों के बारे में भी आपने अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 7H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास एवं पीढ़ियाँ। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज बच्चों करेंगे। सबसे पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सर नंबर फर्स्ट है, गणना युक्ति का आविष्कार किसने किया था? गणना युक्ति का आविष्कार नेपियर बोल ने किया था। गणना युक्ति का मतलब पहली एक कैलकुलेटिंग एक तरह से डिवाइस थी। कंप्यूटर शब्द का किस शब्द से लिया गया? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से लिया गया है। फिर डिफरेंस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डिफरेंस मशीन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। चार्ल्स बैबेज को बच्चों हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इनको कंप्यूटर का पितामह ही कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने किया था। उसके बाद ट्रांजिस्टर नामक पुर्जे का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा सेकंड जनरेशन में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आपका है, डिफरेंस मशीन का आविष्कार सन 1821 में हुआ था। तो ये बच्चों आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट अब आपका आता है ट्रू फॉल्स। अबैकस का निर्माण दूसरी पीढ़ी में हुआ था। ये फॉल्स है आपका। अबैकस तो जो है वो सबसे पहली जो है वो आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जबकि यहाँ पे गणना युक्ति का आविष्कार जो है वो कायदे से यहाँ पे लिखना चाहिए था, चीन ने किया था। ये होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहली जो है वो कैलकुलेटिंग डिवाइस आपकी जो है वो अबैकस ही है और इसका जो आविष्कार है जो वो चीन में ही हुआ था। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका आंसर नेपियर बोल ना लिखे, क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर मशीन्स हैं वो सभी के सब गणना युक्ति तो हैं। तो सबसे पहला जो आविष्कार है वो चीन ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अबैकस का आविष्कार दूसरी पीढ़ी में हुआ था। ये फॉल्स है। आप फॉल्स को पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, जहाँ पे ट्रू है वहां पे इस तरह से टिक लगानी है। ठीक, उसके बाद अब आता है निमोनिक कोड्स, जिसको कि हम लोग निमोनिक कोड्स कहते हैं। कोड में थर्ड जनरेशन में लिखना प्रारंभ हुए थे। निमोनिक कोड जो है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज होती है और असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपकी सेकंड जनरेशन में यूज हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट जनरेशन में आपका नहीं है, ये सेकंड जनरेशन में है। तो ये आपका है आपका फॉल्स है। उसके बाद जो पूरी आपकी कंप्यूटर की जनरेशन है उनको 5 भागों में बांटा गया है। ये आपका ट्रू है। ठीक है, फिर जावा दूसरी पीढ़ी की भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो हमारी स्टार्ट हुई थी थर्ड जनरेशन से और जावा आपकी आई थी फोर्थ जनरेशन में। यहाँ पे लिखा है जावा दूसरी पीढ़ी की जनरेशन है, भाषा है, जबकि ये फॉल्स है आपका इस तरह से। नेक्स्ट अब आपका आता है कंप्यूटर मानव की तरह सोच सकता है। ये बिल्कुल गलत है, कंप्यूटर मानव की तरह कभी नहीं सोच सकता, ये फॉल्स है आपका। तो इस तरह से बच्चों आपका रिक्त स्थान और ये हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं सही जोड़े मिलाएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सही जोड़े मिलाइए, यानी कि आपको जो है वो मैंने यहाँ पे जो आपको बोर्ड में जो दिख रहा है इसके सामने इसका सही ऑप्शन ही लिखा है। ठीक है, और आपको भी इसी तरह से ही करना है। आपको वो लाइन नहीं मिलानी है, आपको सीधे उसके आगे सही सही आंसर ही लिखना है। तो अबैकस क्या है? लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम होता है जो कि हम लोग को पता है। उसके बाद जावा आपकी क्या है? ये पांचवी जावा जो है वो आपकी 5वीं जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस मशीन जो है उसको डेवलप किया था। फोटोन आपकी एक लैंग्वेज है, भाषा है। मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुए थे।
और अर्थ एंड हेवन जो है ये वर्ड जो है वो एबेकस में यूज होता है। एबेकस जो आपका आयताकार फ्रेम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट उसका कहलाता है अर्थ और सेकंड होता है हेवन। तो इस तरह से आपका ये मैचिंग हो गई। एमसीक्यू में आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे किसी क्वेश्चन के और उसमें से कोई एक ही आपको सही है और उसको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट आपका है डिफरेंस मशीन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपका पूछा जा रहा है। चार्ल्स बैबेज ने। सेकंड आपका ये ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का पुर्जा है? तो ट्रांजिस्टर जो है वो आपका सेकंड जनरेशन का, सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी का कंपोनेंट है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके आज सेकंड चैप्टर का भी आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बच्चों ये आपका जो वीडियो सिस्टम चल रहा था तो ये आज आपका लास्ट वीडियो है। अब आपकी समर वेकेशंस स्टार्ट हो रही हैं। समर वेकेशंस बच्चों आपकी 10th जून से 25 जून तक आपकी समर वेकेशंस है। उसके बाद आपका जो है ये उसके बाद आपके जो 2 चैप्टर्स कराए गए हैं उनका टेस्ट भी होना है। तो इन छुट्टियों में आप लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर करेंगे और इसी बीच आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी कि आपके जो 2 चैप्टर्स हैं इनकी बुकलेट आपको प्रोवाइड हो रही है। जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है वो बुकलेट आपको प्रोवाइड होगी। तो वो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको स्कूल से कलेक्ट करना होगा। बुकलेट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी बच्चों को अपना सीट जो है वो कंफर्म करा लेनी है स्कूल में आके प्रॉपर एक एडमिशन लेके। तो बच्चों हैप्पी समर वेकेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।